नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रामधारी खंड 2 के डिक्टेशन की, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेट अवश्य करना है। ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और गलतियाँ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। भाइयों और बहनों, हमने बुराई की निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हों। इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई दुर्व्यवहार किया है तो हम निश्चित रूप से उसकी निंदा करते हैं और उनके किए पर खेद प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 गांवों की एक विस्तृत सूची है, जिसका पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है। भीमबर जैसे एक काफ़ी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है और भी कस्बों पर घेरा डाल दिया गया और पुंछ और मीरपुर के इलाकों के काफ़ी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में हैं। क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए? इससे क्या यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं। यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है। इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की मांग की। हमने इस विषय में कोई जल्दी नहीं की, हालांकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी। तथापि वास्तव में कोई हथियार भेजे नहीं गए। 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई। 25 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं किया। 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और माहोबा के विशाल बिजली घर को, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए। खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभापति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से। कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया
कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाज़ों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो। जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय न लें। सभापति जी, जब से इस विशाल विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर न हो सके। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विश्वविद्यालयों की हो, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मेरा यह मत है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंध रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। यह ठीक है कि मानव को विवेक बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है, किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता अत्यंत सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देश काल की सीमाओं के कारण वह उससे न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा और न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। किंतु यदि उसकी विवेक बुद्धि को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल अपने विवेक या विचार शक्ति से नहीं जान सकता था। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया द्वारा
उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। बुद्धि एवं विचार शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। स्टॉप। ये 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन था। इसको लिखिए और ट्रांसलेट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।